स्वागत है आपका हमारे इवनिंग सेशन में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आज के दिन की इंपॉर्टेंस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। विच कंट्री वन ऑनलाइन नेशंस कप? किस देश ने ऑनलाइन राष्ट्रीय कप जीता? इसका आंसर है चाइना ने ऑनलाइन नेशंस कप को जीता है और ये हुआ था 5 मई 2020 से लेके 10 मई 2020 के बीच में। और इसमें 6 टीम ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, और ये 4 हो गई कंट्रीज। और जो एक था कॉन्टिनेंट कौन सा था? यूरोप कॉन्टिनेंट को पूरे को एक बना दिया गया था। और ये हो गई 5 टीम। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो इनको छोड़ के अदर में आते थे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाते थे, और ये हो गई 6 टीम। ये 6 टीम ने पार्टिसिपेट किया था ऑनलाइन नेशंस कप पे, और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था विश्वनाथन आनंद जी ने। चलिए ये हो गई बात ऑनलाइन नेशन कप की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था जो वीकली इंपॉर्टेंस में, व्हेन रिलायंस विल इशू राइट इश्यूज? रिलायंस कब जारी करेगी राइट इशू? सबसे पहले हम जानते हैं राइट इशू क्या होता है। चलिए इसको एक एग्जांपल क्या समझते हैं। रिलायंस ने एक इक्विटी इशू करनी है, और इक्विटी इशू करनी है मान लीजिए 100 रुपए की। तो उसका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ मैं, मीन्स अभी शेयर होल्डर हूँ मैं, और मेरा एक फ्रेंड उसका शेयर होल्डर नहीं है और वो शेयर परचेज करना चाहता है। तो क्या होगा, कंपनी पहले मुझसे पूछेगी, मार्केट में जाने से पहले मैं 100 रुपीज के शेयर इशू करने जा रही हूँ, आप मुझसे शेयर लेंगे? और वो जो मुझसे पूछेगी आप मुझसे शेयर लेंगे, वो हो गया राइट इशू। तो मैं बोलूंगा मैं सिर्फ आपसे 50 रुपए के शेयर परचेज करूंगा, 50 के नहीं परचेज करूंगा। तो 50 के जो हो गए वो उनकी मार्केट से कलेक्शन हो गई, बाकी के जो 50 बचे वो मार्केट में मेरे फ्रेंड को इशू कर सकते हैं। मगर उसने क्या किया, सबसे पहले मुझसे पूछा मैं शेयर इशू परचेज करना चाहता हूँ। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से उन्होंने पूछा है तो उसको हम बोलते हैं राइट इशू। चलिए अभी रिलायंस की डिटेल जानते हैं। रिलायंस ने क्या किया मार्केट में, तो इसकी डेट थी 14 मई 2020 राइट इशू को इशू करने की रिलायंस की, मगर अभी उन्होंने इसको एक्सटेंड करके कर दिया है 20 मई 2020। और ये इंडियन मार्केट की सबसे बड़ी राइट इशू होगा। ये होगा 53,125 करोड़ का। अभी तक मार्केट से रिलायंस ने जियो की स्टेक बेची, मोर देन 60,000 करोड़ को कलेक्ट कर लिया गया है। और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए उन्होंने प्राइस रखा है 1,257 रुपीज रखा है विद डिस्काउंट, मीन्स उन्होंने एक डिस्काउंट दे दिया एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, आप मेरे से शेयर परचेज कीजिए 1,429 का शेयर मैं आपको 1,257 में दूंगी। और ये रेशो क्या रखी है उन्होंने, कंडीशन क्या रखी है इसमें, कंडीशन पहली रखी है आपके पास 15 शेयर होने चाहिए एक शेयर को परचेज करने के लिए। मीन्स मेरे पास 29 शेयर्स हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ 1 शेयर परचेज कर सकता हूँ, सेकंड परचेज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास 30 शेयर्स नहीं है। और यदि मेरे पास 30 शेयर्स हैं तो मैं 2 शेयर परचेज कर सकता हूँ, तो 3 नहीं परचेज कर सकता। मगर सेकंड कंडीशन क्या लगा दी उन्होंने, सेकंड कंडीशन लगा दी 25% मनी विद एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन देंगे, मींस अप्लाई करेंगे शेयर के लिए, तब आप 25% का अमाउंट सबमिट कर देंगे कंपनी के लिए। अब मान लीजिए 53,125 करोड़ का मार्केट से कलेक्ट नहीं होता तो वे क्या करेगी, तो वो जो बाकी अमाउंट बचेगा वो इसको इक्विटी को मार्केट में इशू कर देगी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से परचेज करने के बाद, तो उसको बोलेंगे हम इक्विटी शेयर्स। और अभी इन्होंने राइट इशू किया है फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर फोर्ब्स, हु डोनेटेड हाईएस्ट अमाउंट इन कोविड-19 क्राइसिस? फोर्ब्स के अनुसार कोविड-19 संकट में किसने सर्वाधिक राशि दान की? इसका आंसर है जैक डॉर्से। जैक डॉर्से अभी कौन है, सीईओ और फाउंडर हैं ट्विटर के। सीईओ की फुल फॉर्म क्या होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इन्होंने अमाउंट कितना दान किया, 1/4 ऑफ हिज प्रॉपर्टी उन्होंने अमाउंट को दान कर दिया गया है फॉर कोविड-19 क्राइसिस, और ये बनता है मोर देन 100 करोड़ डॉलर्स। और सेकंड नंबर पे है बिल गेट्स। बिल गेट्स ने अमाउंट दान किया है 255 मिलियन डॉलर्स। और भारत के सिर्फ एक ही इंडियन है जो टॉप 10 लिस्ट में है फोर्ब्स की, वो है आजिम प्रेमजी। आजिम प्रेमजी ने मोर देन 132 मिलियन डॉलर का दान दिया है कोविड-19 के क्राइसिस के लिए। आजिम प्रेमजी है कौन, वो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विप्रो। विप्रो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और वो एक ही बात है जो फोर्ब्स की टॉप 10 लिस्ट में है डोनेट करने के मामले में। चलिए ये होगी बात फोर्ब्स की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन फोरकास्टेड इंडिया जीडीपी -5.2%? किस संगठन ने भारत के जीडीपी -5.2% का अनुमान लगाया? उसका आंसर था नुमेरा।
नोमुरा एक जापान की फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है। उन्होंने अनुमान लगाया है -5.2% का। पहले इन्होंने अनुमान लगाया था 0.5% का, मगर उन्होंने बाद में इसको लगा दिया -5.2% का। इसका रीजन रहा इंडिया ने जो मार्केट से मीन्स अदर बैंक से, वर्ल्ड बैंक से और अदर बैंक से जो 12 लाख करोड़ का लोन लिया है, उसके कारण फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा। फिजिकल डेफिसिट अभी क्या होता है, मीन्स मेरे पास एक्सपेंसेस है 100 रुपीज के और मनी है मेरे पास 50 रुपए की, और जो -50 रुपीज आएंगे वो क्या होंगे, वो मेरा फिजिकल डेफिसिट होगा। और यदि मेरे पास 100 रुपीज है और मेरा खर्चा है 50 रुपए, जो 50 रुपए रहेंगे वो मेरा रिजर्व में रहेगा। मीन्स जब एक्सपेंसेस बड़े होंगे और आपके पास अमाउंट कम होगा तो बाकी जो बचेगा वो होगा फिजिकल डेफिसिट। अभी इन्होंने फोरकास्ट कितनी की है जीडीपी, -5.2%। फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है ये जापान की, सिंस 1925 मीन्स 1925 से ये काम कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जीडीपी और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो अभी तक अनुमान लगाया वो क्या लगाया है, चलिए एक बार उनको देखते हैं। जीडीपी बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन, नोमुरा ने लगाया है -5.2% का, मूडी ने लगाया है 0% का, क्रिजल ने लगाया है +1.8% का, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने लगाया है 1.9% का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने लगाया है 1.9% का, S&P ने लगाया है 1.8% का और ICRA ने लगाया है 2% का। ये सभी अनुमान लगाए हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की जीडीपी को लेके। चलिए अभी हम जानते हैं पहले जीडीपी क्या होती है। जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब एक कंपनी में एक प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है तो उसका अनुमान लगाया जाता है ये कितने मूल्य का है, तो उसमें से खर्चा निकाल के जो बाकी बचता है वो होती है जीडीपी। और जीडीपी को हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो वो बच जाती है परसेंट में, कितने परसेंट हमारी जीडीपी बढ़ी है पिछले साल से लेके, तो वो जानती है कितने परसेंट बढ़ेगी हमारी और कितने परसेंट कम होगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री स्टॉक्ड ऑन शिप विद मिसाइल, किस देश ने मिसाइल से खुद का जहाज उड़ाया, इसका आंसर था ईरान। ईरान ने ट्रेनिंग सेशन के दौरान अपने ही एक जहाज को मिसाइल से उड़ा दिया था। उसमें 19 लोगों की डेथ हो गई थी जो उसके एम्प्लॉयज थे और ये फायर की गई थी ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन। और ये जहाज कहाँ पे खड़ा था, ये जहाज खड़ा था गल्फ ऑफ ओमान में और उस शिप का नाम था कोनार्क, जिसको मिसाइल से उड़ा दिया गया। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टिल विच डेट ड्यूटीज एंड स्टेट्स कैन लिंक आधार कार्ड विद राशन कार्ड, किस तारीख तक ड्यूटी और राज्य आधार कार्ड को राशन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं, इसका आंसर था 30 सितंबर तक ड्यूटीज और स्टेट आधार कार्ड को राशन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन दी है कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ने। अभी तक उन्होंने बोला है कोई व्यक्ति को हम राशन नहीं रोक सकते यदि उसका आधार कार्ड राशन कार्ड के साथ लिंक नहीं है अथवा उनकी बायोमेट्रिक फेल हो जाती है। एक बार दोनों को समझते हैं दोनों में क्या क्या फर्क है। फर्स्ट है आधार कार्ड राशन कार्ड के साथ लिंक नहीं हुआ तब भी हम उस व्यक्ति का राशन नहीं रोक सकते। सेकंड है आधार कार्ड राशन कार्ड के साथ लिंक हो गया मगर उसकी बायोमेट्रिक फेल हो गई, मीन्स उसके फिंगरप्रिंट फेल हो गए, तब भी हम उसका राशन नहीं रोक सकते। एज पर एनएफएसए ने इन गाइडलाइन को दिया है। एनएफएसए की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। एनएफएसए की फुल फॉर्म है जिन स्टेट्स ने वन नेशन वन आधार कार्ड को अडॉप्ट किया उनमें से 90% लोगों का अभी तक आधार कार्ड राशन कार्ड के साथ लिंक हो चुका है और जो 10% रह गए उनके लिए उन्होंने डेट दी है 30 सितंबर तक वो आधार कार्ड को राशन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है। मीन्स पहले क्या था, एक स्टेट अपने के लिए एक अलग से राशन कार्ड देती थी। उस राशन कार्ड पे एक व्यक्ति अपनी स्टेट में राशन ले सकता था मगर दूसरी स्टेट में जाकर राशन नहीं ले सकता था। अभी इसको उन्होंने मॉडिफाई कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब कोई भी व्यक्ति जाके एक स्टेट से दूसरी स्टेट में यदि माइग्रेंट होता है तो दूसरी स्टेट में भी उसको उसी राशन कार्ड पे सामान मिलेगा, उसको राशन कार्ड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होगी वन नेशन वन आधार कार्ड की। चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर वैली विल नॉट गेट इंटरनेट सर्विस ऑन मोबाइल, कश्मीर घाटी के किन 2 जिलों में मोबाइल पर इंटरनेट सेवा नहीं मिलेगी। ये आंसर है पुलवामा एंड शोपिया। ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट है जहां पे मोबाइल पे इंटरनेट सर्विस नहीं मिलेगी। ये डिसीजन दिया है 12 मई को सुप्रीम कोर्ट ने। और जब आर्टिकल 370 रिवोक हुआ था
उस वक्त क्या हुआ था, जो एक स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक पार्ट था जम्मू एंड कश्मीर यूटी और सेकंड पार्ट था लद्दाख यूटी। कोई भी इंटरनेट सर्विस इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं दी जाएगी, पुलवामा एंड शोपियां में। मगर जो बाकी के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे 2G सर्विस ऑन पोस्ट पेड सिर्फ दी जाएगी, प्रीपेड पे नहीं दी जाएगी। और जो जम्मू पार्ट है जम्मू कश्मीर का, जम्मू में इंटरनेट सर्विस प्रॉपर्ली चली है, मगर कश्मीर वैली में ये सर्विस नहीं चल रही। और 2G सर्विस कश्मीर वैली में चलेगी, जो अदर देन डिस्ट्रिक्ट है पुलवामा एंड शोपिया। और 4G सर्विस को उन्होंने टोटली उस कश्मीर वैली में बैन कर दिया गया है। ये हो गई बात इंटरनेट सर्विस की कश्मीर में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल डिवाइड रेड जोन इनटू 3 कैटेगरीज? कौन सा राज्य लाल क्षेत्र को 3 श्रेणी में विभाजित करेगा? इसका आंसर था वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल रेड जोन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेगा। अभी रेड जोन क्या होता है? रेड जोन होता है जहाँ पे कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसको हम बोलते हैं रेड जोन। अब रेड जोन को उन्होंने 3 पार्ट्स में आगे डिवाइड करने के लिए बोला है। वहाँ के सीएम है ममता बनर्जी। ABC कैटेगरी के आधार पे रेड जोन को डिवाइड किया जाएगा। और मगर कंटेनमेंट जोन जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस हैं उनको हम नहीं चेंज कर रहे हैं। आगे जानते हैं हम वेस्ट बंगाल की डिटेल क्या है। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और वहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी वहाँ के गवर्नर है और कैपिटल है वहाँ की कोलकाता। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट जो है, मीन विधानसभा की जो सीट्स है 295 सीट्स है विधानसभा की। और तृणमूल कांग्रेस वहाँ पे मेजोरिटी में, मीन्स तृणमूल कांग्रेस की वहाँ पे सरकार है 211 सीट के साथ। और ये इलेक्शन हुआ था 2016 में। लैंग्वेज जो है वहाँ की बंगाली और इंग्लिश है। और डिस्ट्रिक्ट टोटल है वेस्ट बंगाल में 23। और टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो दार्जिलिंग और कोलकाता टूरिस्ट प्लेसेस है वेस्ट बंगाल की। स्टेट एनिमल है उसका फिशिंग कैट और स्टेट बर्ड है किंगफिशर। ये होगी पूरी डिटेल वेस्ट बंगाल की। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन, यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। यदि अच्छा लगा प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। थैंक यू।